Hello aspirants, hope you all are doing well. In today's session, we will discuss about Great Nicobar project, why it is in the news and what is strategic importance and ecological fallout of this project. And as you all know, at the end of session, we will discuss 3 prelims questions which are very important for UPSC prelims 2026. One question is strictly framed on this topic and 2 questions are taken from UPSC PYQs. तो चलिए without any delay start करते हैं अपने डिस्कशन को। अब अगर हम इसकी न्यूज़ की बात करें वाई इट इज़ इन न्यूज़, तो अभी रिसेंटली नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसको क्लियरेंस दे दिया है, इसको पास कर दिया है इसको, क्योंकि जो एनजीटी ये वैसे तो ये प्रोजेक्ट जो निकोबार प्रोजेक्ट है ये 2021-2022 के टाइम का है। उस वक्त नीति आयोग ने इसको क्लियरेंस दिया था, बट इसको उससे रिलेटेड एनवायरमेंटल से रिलेटेड कुछ पेटिशंस थी जो कि एनजीटी में थी, लेकिन अब जो है उनको एनजीटी ने क्लियर कर दिया है इस प्रोजेक्ट को। और अगर हम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ही बात करें तो ये एनजीटी एक्ट 2010 के थ्रू जो है ये स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई थी जो कि एनवायरमेंटल रिलेटेड एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन रिलेटेड केसेस को डिस्पोज करता है। अब अगर हम लोकेशन की बात करें कि वेयर इज़ ग्रेट निकोबार, तो इट इज़ द साउथर्न मोस्ट आयरलैंड ऑफ इंडिया। Or if we talk about the area, then area is 910 to 921 square kilometer. It houses India's southernmost point, इंदिरा पॉइंट, यानी कि जो साउथर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का वो इंदिरा पॉइंट कहलाता। और नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें तो मैं बता देता हूँ, नॉर्थर्न पॉइंट जो नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट है उसको इंदिरा कोल के नाम से जाना जाता है। और ये क्लोज टू द स्ट्रेटेजिक मलक्का स्ट्रेट, यानी कि मलक्का स्ट्रेट के क्लोज है ये। और गेटवे है बिटवीन, यानी कि ये जो मलक्का स्टेट है ये गेटवे है इंडियन ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन का। और पार्ट है, यानी कि जो ये ग्रेट निकोबार है इट इज़ अ पार्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। व्हाट इज़ द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। अब हम थोड़ा सा प्रोजेक्ट को देख लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट में क्या है और जो है ये प्रोजेक्ट किस चीज़ के बारे में है। तो ये 81,000 करोड़ मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जिसका एम है डेवलप्ड स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक हब। और 4 पिलर्स पर जो है एक तरह से इसको जो है वर्क होना है इसका 4 पिलर्स पे, जैसे कि ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट होना गैलेथिया वे पर। गैलेथिया वे की लोकेशन आप देखना कि गैलेथिया वे ग्रेट निकोबार में कहाँ पर लाई करता। डुअल यूज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी कि चाहे सिविलियंस हो या मिलिट्री के लिए जो है डुअल यूज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। या फिर इंटीग्रेटेड टाउनशिप रेजिडेंशियल प्लस डिफेंस प्लस टूरिज़्म के लिए। और इसमें जो है एस्टेब्लिश करना 450 मेगावोल्ट एम्पियर का गैस प्लस सोलर पावर प्लांट। तो ये 4 पिलर्स हैं जिस पर जो है इस प्रोजेक्ट का एम है। और अगर हम इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की बात करें कि कौन सी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है जो इसको इम्प्लीमेंट कर रही है, तो वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसे एनआईटी को भी कहा जाता है। व्हाट इज जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो इट इज़ लोकेटेड, जैसा कि हमने डिस्कस किया, इट इज़ लोकेटेड नियर मलक्का स्ट्रेट एंड ऑलमोस्ट 30% ऑफ ग्लोबल ट्रेड passes through Malacca Strait and 1/3 ग्लोबल ऑयल ट्रेड फ्लोज थ्रू मलक्का स्ट्रेट। तो मलक्का स्ट्रेट के बारे में उसकी लोकेशन उसको बहुत अच्छे से आप देखना। और अगर हम स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स की बात करें कि इस प्रोजेक्ट से इंडिया को क्या स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स होंगे, तो जैसे कि मैरीटाइम सर्विलेंस इंक्रीज होगा, इंडो पैसिफिक प्रेजेंस बढ़ जाएगी एंड काउंटर बैलेंस रहेगा ये चाइना के लिए। और स्ट्रेंथनिंग सागर विजन जो कि इंडिया का था 2015-16 के टाइम का, इंडिया ने जो था उस वक्त सागर विजन को लॉन्च किया था कि जो इंडियन ओशियन में अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए। बूस्ट इंडियाज मैरीटाइम डिप्लोमेसी, और ये इंडिया की जो मैरीटाइम डिप्लोमेसी है उसको भी बूस्ट करेगा। अगर मैरीटाइम ट्रेड एंड इकोनॉमिक एंगल की बात करें हम, तो इंडिया करंटली हैज़ मेजर ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी एट, यानी कि जो इंडिया की करंटली जो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी है
वो विजिंगजाम इंटरनेशनल सी पोर्ट पर है, जो कि केरला में देखने को मिलता है। और अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करें तो ये प्रोजेक्ट जो है, इसकी प्रोजेक्टेड कैपेसिटी रहेगी 14 मिलियन TEUs एनुअली। इट रिड्यूसेस डिपेंडेंस ऑन फॉरेन पोर्ट्स एंड जनरेट लॉजिस्टिक रिवेन्यू, यानी कि एक बड़े स्केल पर लॉजिस्टिक रिवेन्यू जनरेट होने की भी पॉसिबिलिटी है इस प्रोजेक्ट के थ्रू। और ये जो प्रपोज्ड पोर्ट है, ये compete करेगा विथ पोर्ट ऑफ कोलंबो, पोर्ट ऑफ हेवनटोटा, पोर्ट क्लांग एंड सिंगापुर पोर्ट से। इन सब से जो है ये compete करेगा, इन सब पोर्ट से। डिफेंस एंड सिक्योरिटी डायमेंशन देखें तो डिफेंस एंड सिक्योरिटी प्रोजेक्ट जो है इंटीग्रेट करेगा डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को फेज़ 1 में। फास्टर मिलिट्री मोबिलाइजेशन देखने को मिलेगा। सर्विलेंस ओवर ईस्टर्न इंडियन ओशियन, यानी कि जो ईस्टर्न इंडियन ओशियन है वहाँ पर अच्छा खासा सर्विलेंस देखने को मिलेगा। और ट्राई सर्विसेज कमांड एट अंडमान एंड निकोबार कमांड, नेवल एयर स्टेशन INS वाज देखने को मिलेगा। अगर हम एनवायरमेंटल प्रोफाइल की बात करें ग्रेट निकोबार की, कि किस तरह का जो है एनवायरनमेंट रहता है वहाँ पर, किस तरह का फॉरेस्ट है ग्रेट निकोबार में, तो जो ये पार्ट है सुंदरलैंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का ग्रेट निकोबार, कवर्ड अंडर ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। ये बायोस्फीयर ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व में कवर्ड होता है ग्रेट निकोबार। और अगर हम बात करें फॉरेस्ट टाइप्स की, तो जो फॉरेस्ट टाइप्स देखने को मिलता है यहाँ पर, लिटोरल फॉरेस्ट देखने को मिलता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलता है एंड कोस्टल वेटलैंड देखने को मिलता है यहाँ पर। और ये जो प्रोजेक्ट है ये कहीं ना कहीं 130 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट डाइवर्जन के जो है रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। और नियरली पॉसिबिलिटी जो है वो नियरली 1 मिलियन ट्रीज टू बी फेल्ड, यानी कि इस प्रोजेक्ट में 1 मिलियन ट्रीज के फेल्ड होने की पॉसिबिलिटी भी है। अगर हम वाइल्ड लाइफ इम्पैक्ट देखें इस प्रोजेक्ट का, कि इस प्रोजेक्ट का वाइल्ड लाइफ पर किस तरह का इम्पैक्ट रहेगा, तो ये नेस्टिंग साइट है लेदर वैक टर्टल्स एट गैलेथिया वे। और गैलेथिया वे जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, हालांकि जो इसको अब जो है वो डीनोटिफाइड कर दिया है इस प्रोजेक्ट की वजह से। और ये हैबिटेड है एंडेमिक निकोबार मेगापोड, यानी कि जो एंडेमिक निकोबार मेगापोड है ये उसका हैबिटेड है ग्रेट निकोबार। ये इसको दोनों को यानी कि लेदर वैक टर्टल एंड निकोबार मेगापोड, इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, क्योंकि इसको लेकर मोस्ट पॉसिबली शायद क्वेश्चन आ जाए कि टर्टल को लेकर आ जाए या फिर निकोबार मेगापोड को लेकर आ जाए। सेंचुरी डीनोटिफाइड, जैसे कि मैंने कहा कि ये जो गैलेथिया बे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको डीनोटिफाइड कर दिया। हालांकि मिटिगेशन मेजर्स भी लिए गए हैं, लाइक लेदर वैक सेंचुरी है उसको लिटिल निकोबार पर जो है शिफ्ट किया है, और मेगापोड सेंचुरी जो है वो मेंशन्ड आइलैंड पर शिफ्ट किया गया है। ट्राइबल एंड सोशल कंसर्न्स, अब हम अगर ट्राइबल एंड सोशल कंसर्न्स देखें तो वहाँ पर हमें ग्रेट निकोबार में इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ देखने को मिलती हैं। अगर हम शोम्पेन ट्राइब की बात करें तो ऑलमोस्ट 250 एंड 300 जो है शोम्पेन ट्राइब देखने को मिलते हैं, वहाँ पर शोम्पेन ट्राइब के पीपल देखने को मिलते हैं। ये सेमी नोमैडिक हंटर गैदरर्स होते हैं और ये हाईली वुलनरेबल हैं टू एक्सटर्नल डिसीजेस के। और निकोबारीज कम्युनिटी को अगर देखें तो ये सुनामी अफेक्टेड पॉपुलेशन है, हालांकि जो अभी करंट जो पॉपुलेशन है वो 8,500 के अराउंड है, और इसका जो प्रोजेक्शन है इस प्रोजेक्ट के बाद में ये यानी कि अगर 2050 तक इस पॉपुलेशन का प्रोजेक्शन है कि ये 6.5 लाख हो जाएगी। और ये जो प्रोजेक्ट है ये कहीं ना कहीं कल्चरल डाइल्यूट करेगा, लैंड एलिनेशन को बढ़ावा देगा एंड ट्राइबल रिजर्व डीनोटिफिकेशन कंसर्न्स भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे इस प्रोजेक्ट के थ्रू। डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरमेंटल डिबेट, तो स्ट्रेटेजिक गेन्स अगर हम देखें तो स्ट्रेटेजिक गेन्स लाइक मैरीटाइम डोमिनेंस इंक्रीज होगा,
ट्रेड कम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी एंड डिफेंस को स्ट्रेंथनिंग मिलेगी इससे। और अगर हम इकोलॉजिकल एंड सोशल रिस्क की बात करें तो फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट भी हमें देखने को मिलेगा इससे। हालांकि ONGT ने ऑब्जर्व किया कि ये स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है एंड एडिक्वेट सेफगार्ड्स लिए गए हैं, लेकिन स्टिल इट रेज अ क्वेश्चन, ये फिर भी क्वेश्चन रेज करता है कि कैन सस्टेनेबिलिटी को एग्जिस्ट विथ नेशनल सिक्योरिटी इम्परेटिव्स। अब अगर हम कंक्लूड करें अपने टॉपिक को तो वे फॉरवर्ड जो है क्या होगा, आगे का रास्ता क्या हो सकता है, किस तरह से जो है इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो फेस्ड मैनर में डेवलपमेंट होना चाहिए, ब्लू इकोनॉमी प्लस ग्रीन सेफगार्ड्स होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग हो एंड ट्राइबल कंसल्टेशन हो एंड FPIC प्रिंसिपल हो। FPIC प्रिंसिपल मीन्स फ्री प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसल्टेशंस होने चाहिए, जो कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट स्टैंडर्ड्स हैं, ये होने चाहिए। और स्ट्रेटेजिक होना चाहिए बट सस्टेनेबल आयरलैंड डेवलपमेंट, यानी कि स्ट्रेटेजिक हो लेकिन सस्टेनेबल आयरलैंड डेवलपमेंट होना चाहिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक। अब हम अपने क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा इस टॉपिक के बारे में बता ही देता हूँ कि इसको लेकर आपको, यानी कि ग्रेट निकोबार को लेकर मैपिंग आपको बहुत अच्छे से करना है, मैप करना है। दूसरा, लेदर वैक, जैसा कि मैंने पीछे भी बताया, लेदर वैक टर्टल्स को। तीसरा, निकोबार मेगापोड। जो कि ग्राउंड ड्वेलिंग वर्ड है, ये जो है आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। और चौथा, आपको फोर्थ वन जो है वो है आपका मलक्का स्ट्रेट। मलक्का स्ट्रेट को लेकर जो है इसको लेकर भी आपको इसकी लोकेशन, ओशियन मतलब वाटर बॉडीज़, ये सब अच्छे से देखना है। मोस्ट पॉसिबली इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स 2026 में। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन इसी टॉपिक पर फ्रेम किया गया। हम क्वेश्चन रीड करते हैं और उसमें क्या कहा गया फिर उसका आंसर करते हैं। विथ रेफरेंस टू द स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेट निकोबार कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं, हम वन बाई वन रीड करते हैं उनको, फिर उनका आंसर करते हैं। इट इज़ इंडियाज़ क्लोजेस्ट टेरिटरी टू द मलक्का स्टेट। यस, दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। जो ग्रेट निकोबार है वो मलक्का स्टेट की क्लोजेस्ट, यानी कि इंडिया की क्लोजेस्ट टेरिटरी है मलक्का स्टेट के। तो स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अब हम अपना सेकंड स्टेटमेंट रीड करते हैं। द मलक्का स्ट्रेट कनेक्ट्स द अटलांटिक ओशियन एंड द पैसिफिक ओशियन। क्या मलक्का स्ट्रेट अटलांटिक ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन को कनेक्ट करता? नो, दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। जो मलक्का स्ट्रेट है वो इंडियन ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन को कनेक्ट करता। अगर हम इंडियन ओशियन की बात करें तो इंडियन ओशियन को कनेक्ट करता है वाया अंडमान सी एंड पैसिफिक ओशियन को कनेक्ट करता है ये वाया साउथ चाइना सी। तो इंडियन ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन को कनेक्ट करता है ये, ना कि जो मलक्का स्ट्रेट है, ना कि अटलांटिक ओशन को। तो स्टेटमेंट सेकंड जो है हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब हम थर्ड स्टेटमेंट रीड करते हैं। अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ ग्लोबल मैरीटाइम ऑयल ट्रेड पासेस थ्रू द मलक्का स्ट्रेट। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ ग्लोबल ऑयल पासेस थ्रू, यानी कि 1/3 ऑफ ग्लोबल ऑयल
ऑयल ट्रेड passes थ्रू मलक्का स्ट्रेट, MS लिख दिया मैंने, मलक्का स्ट्रेट। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है और स्टेटमेंट 1 और 3 आर करेक्ट। तो अब हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए में है 1 ओनली एंड ऑप्शन बी में है 1 और 3, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और फिर हम उसको डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। मैं थोड़ा सा हालांकि दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय यूपीएससी इन प्रीलिम्स 2025, यानी कि ये प्रीलिम्स 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये एक नया तरीका इंट्रोड्यूस किया था, यानी कि इसमें एक्सपेरिमेंट किया था यूपीएससी ने प्रीलिम्स 2024 में, और फिर उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है प्रीलिम्स 2025 में इंक्रीज़ कर दिए थे। इसमें 3 स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन में, और जो है इसमें एक स्टेटमेंट जो है करेक्ट रहता है। रेस्ट 2 स्टेटमेंट्स आपको देखना है कि वो दोनों करेक्ट हैं या एक करेक्ट है, या दोनों करेक्ट हैं, दोनों उसको एक्सप्लेन करते हैं पहले स्टेटमेंट्स को, या कोई एक करेक्ट है एक एक्सप्लेन करता है, या कि दोनों के दोनों रेस्ट जो हैं सेकंड एंड थर्ड वो रॉन्ग है। तो हम स्टेटमेंट्स देखते हैं। पहले कहा गया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हमें ये स्टेटमेंट्स कंसीडर करने हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट में क्या कहा गया है? सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। तो पहला जो स्टेटमेंट रहेगा इसमें वो करेक्ट रहेगा, वो पहले से ही जो है ये माना जाता है ऐसे क्वेश्चन में कि ये जो पहला स्टेटमेंट होता है, क्योंकि सेकंड और थर्ड के बारे में हमें जो है इसमें क्वेश्चन में पूछा जाता है हमसे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ द अबोव स्टेटमेंट्स, यानी कि बोथ स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड करेक्ट। इसका मतलब यह है कि पहला स्टेटमेंट पहले से ही करेक्ट है। तो इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आगे भी पूछे जाएंगे। हम क्यों जो है, हमें कैसे पता कि और पूछे जाएंगे? तो हमारी बात हुई थी उनसे, वो बोल रहे थे कि वो हम इस टाइप के क्वेश्चंस और पूछेंगे। अरे वक्तावर मेरे भाई, इसको लेकर यूपीएससी हमेशा उसी ट्रेंड को फॉलो करता है जिस ट्रेंड को इजीली कोई भी ना पकड़ सके। तो ये ट्रेंड पकड़ना अभी मुश्किल है बाकी सबके लिए, क्योंकि ये एक न्यू ट्रेंड है कि एक स्टेटमेंट पहले से सही दे देना, 2 के बारे में पूछना और फिर 2 में से ये पूछना कि पहले को एक्सप्लेन करता है कि नहीं करता है। तो पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं, फिर जो है आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से जो है इसको सोल्व करना। स्टेटमेंट सेकंड में क्या कहा गया? सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द यूज ऑफ रॉ मटेरियल्स एज इनपुट्स। और स्टेटमेंट थर्ड में क्या कहा गया? सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस वेस्टेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो पहले हम सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में देखते हैं कि सर्कुलर इकोनॉमी क्या होता है। तो सर्कुलर इकोनॉमी जो है ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल, इकोनॉमिक मॉडल होता है, जिसमें मतलब रिड्यूस किया जाता है वेस्टेज को और रीयूज, रिसाइकल एंड रिप्रोड्यूस द मटेरियल्स। ये जो है वही जो है सस्टेनेबल इकोनॉमिक मॉडल, यानी कि उसी को इकोनॉमिक मॉडल कहा जाता है। तो स्टेटमेंट सेकंड क्या कहता है? सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द यूज ऑफ रॉ मटेरियल्स एज इनपुट्स। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट कि सर्कुलर इकोनॉमी में जो है रॉ मटेरियल्स एज इनपुट्स जो है रिड्यूस किया जाता है। अब हम अगर स्टेटमेंट सेकंड को रीड करें, स्टेटमेंट सेकंड में क्या कहा, वो स्टेटमेंट सेकंड तो करेक्ट है, स्टेटमेंट थर्ड में क्या कहा गया? सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस वेस्टेज इन दी प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस में सर्कुलर इकोनॉमी जो है वो वेस्टेज का जो है वेस्टेज को रिड्यूस करता है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, यानी कि स्टेटमेंट थर्ड भी करेक्ट है हमारा, जैसे कि हमने किया कि ये सस्टेनेबल इकोनॉमिक मॉडल होता है, जैसे कि डिफाइन किया हमने। तो अब हमसे पूछा क्या गया, यानी कि हमारे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अब हम अपना ऑप्शन रीड करते हैं। ऑप्शन ए में क्या कहा गया? बोथ स्टेटमेंट सेकंड एंड स्टेटमेंट थर्ड आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट फर्स्ट, यानी कि स्टेटमेंट्स तो हमारे दोनों करेक्ट हैं। अब हमें ये देखना है कि वो स्टेटमेंट्स पहले स्टेटमेंट्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द यूज ऑफ रॉ मटेरियल एज इनपुट। जब रॉ मटेरियल एज इनपुट, जब सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूस करेगा, क्योंकि हमने ये देखा स्टेटमेंट सही है, तो वो कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैस के इमिशन को भी रिड्यूस करेगा। तो इस वजह से स्टेटमेंट सेकंड जो है वो स्टेटमेंट फर्स्ट को एक्सप्लेन करता है। अब अगर हम स्टेटमेंट थर्ड को देखें, स्टेटमेंट थर्ड में क्या कहा गया है? स्टेटमेंट थर्ड में कहा गया सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस वेस्टेज
इन प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस में जो सर्कुलर इकोनॉमी है वो रिड्यूस करता वेस्टेज का, और जब वेस्टेज का रिड्यूस होगा तो फिर कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन का रिडक्शन होगा, और जब ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन कम होगा तो कहीं ना कहीं हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट को जो है ये एक्सप्लेन करेगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट में हमारे यही कहा गया सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। तो हमारे जो रेस्ट टू स्टेटमेंट्स हैं, यानी स्टेटमेंट सेकंड एंड स्टेटमेंट थर्ड जो हैं वो पहले स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ए, बोथ स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट एंड बोथ द स्टेटमेंट्स एक्सप्लेन स्टेटमेंट फर्स्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। जाने से पहले ये क्वेश्चन और भी देखे जाएंगे प्रीलिम्स 2026 में, ज़्यादा पॉसिबिलिटी है इन क्वेश्चंस के आने की। अब हम अपना थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया है। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय यूपीएससी इन प्रीलिम्स 2025। हालांकि हमारे कुछ भाई बंधु थे जो इस क्वेश्चन को देख के बहुत खुश हुए थे, खास करके ये वाली टीम, उनको लगा कि उनके मतलब का क्वेश्चन आ गया। हालांकि ये क्वेश्चन ईजियर साइड ही था, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि यूपीएससी में कोई भी क्वेश्चन इजी नहीं होता और कोई भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता। डिपेंड करता आपकी प्रिपरेशन पर और आपकी सॉल्व करने की टेक्निक पर। हालांकि ये वाली भी टीम जो थी इस क्वेश्चन को गलत कर आई थी, वो फूंकते तो हैं इसको, बट उनको भी नहीं पता कि इसमें क्या यूज़ किया जाता। तो अब हम क्वेश्चन रीड करते हैं, फिर उसका आंसर करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया। कंसीडर द फॉलोइंग। सिगरेट बट्स को कंसीडर करना है, जैसे कि पिक्चर में दिखाया। आई ग्लास लेंसेस हैं एंड कार टायर्स। हमें 3 दिए गए हैं, सिगरेट बट्स, आई ग्लास लेंसेस एंड कार टायर्स। और पूछा गया हाउ मैनी ऑफ देम कंटेन प्लास्टिक, यानी कि कितने जो हैं प्लास्टिक कंटेन करते हैं। तो जैसे कि अगर हम सिगरेट बट्स की बात करें तो सिगरेट बट्स में जो है वो सेलुलोज एसीटेट का यूज़ किया जाता है, और ये एक तरह का प्लास्टिक ही होता है। यानी कि जो सिगरेट बट्स हैं इसमें जो है सेलुलोज एसीटेट का यूज़ किया जाता है, और ये एक तरह का प्लास्टिक ही होता, और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल भी होता है। इसलिए आप जो है इसको ऐसे ही पीकर कहीं भी फेंक देते हो, ये गलत है। तो ये एक तरह का प्लास्टिक है, तो इसमें यूज़ होता है, यानी कि सिगरेट बट्स में प्लास्टिक का यूज़ होता है। और अगर हम आई ग्लास लेंसेज की बात करें तो इसमें जो है CR39 पॉलीमर का यूज़ होता है, और CR39 पॉलीमर जो है वो भी एक तरह का प्लास्टिक ही होता है। तो सेकंड में भी प्लास्टिक हमें देखने को मिलता है। और अगर हम कार टायर्स की बात करें तो कार टायर्स जो हैं वो नेचुरल एंड सिंथेटिक रबर्स के बने होते हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक रबर। और कार टायर्स में भी हमें यानी कि काफ़ी बड़ा हिस्सा प्लास्टिक का देखने को मिलता है। तो कार टायर्स में भी प्लास्टिक होता है। तो यानी कि हाउ मैनी ऑफ देम कंटेन प्लास्टिक, यानी कि तीनों में ही प्लास्टिक होता है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ऑल द 3 आर करेक्ट। तो दैट्स ऑल अबाउट दीज 3 क्वेश्चंस एंड दिस टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन गुड लक एंड कीप कंटिन्यू योर प्रिपरेशन।